दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान एंड जीके में। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज व्यंजन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने स्वर करवाए थे, तो शुरू करते हैं वीडियो आज का। व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन जो है ना वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है और बिना स्वर के इनका उच्चारण नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे ये क है, जैसे हम बोलते हैं क, तो इसे बीच में पीछे जो है वो अ की ध्वनि आ रही है। जब हम इस क में से इस स्वर को निकाल देते हैं तो ये पीछे ऐसा बचता है, तो जिसका उच्चारण क्या है, संभव नहीं हो पाता। ठीक इसी प्रकार जैसे च है, च में से हमने ए को निकाल दिया तो पीछे ये बचता है जिसका उच्चारण नहीं हो पाता। तो अतः व्यंजन वे होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। उसके बाद में है कि व्यंजन जो हैं वो 33 होते हैं और इन्हें विभिन्न प्रकार से बांटा गया है, उनका विभाजन किया गया है। तो आगे हम देखते हैं विभाजन इनका, व्यंजनों के भेद। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं। इनको वर्गों में बांटा जाता है। कैसे? जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 जो है वर्ग हैं। तो ये के सारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क वर्ग में क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंग। तो इसी प्रकार च में च, छ, ज, य। इस प्रकार से ये 25 जो है ना वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं। उसके बाद में आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ में य, र, ल और व आते हैं। ऊष्म में श, स, श और ह आते हैं। उसके बाद में आता है अल्प प्राण और महाप्राण। इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। अल्प प्राण और महाप्राण, इसे थोड़ा सा ट्रिक से समझेंगे तो हमें इसको याद करने में क्या है, आसानी रहती है। कैसे समझेंगे? अल्प माने होता है छोटा और महा माने होता है बड़ा। तो अल्प माने छोटा और महा माने बड़ा, इसको इसी के नाम से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? जैसे पहले इसको देखेंगे भी अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन और सभी अंतस्थ और सभी स्वर तो अल्प प्राण में होते हैं। क्या क्या? प्रत्येक वर्ग का, जैसे ये वर्ग है, क वर्ग है, ये क वर्ग है, क वर्ग का पहला, ये तीसरा और पांचवा, ये किस में आते हैं? ये अल्प प्राण में आते हैं। तो अब अल्प माने होता है छोटा, तो ये छोटे से शुरू हो रहा है। एक नंबर छोटा होता है तो ये छोटे से शुरू हो गया। 1, 3 और 5 ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 1, 3 और 5। लेकिन ऐसे याद रख सकते हैं कि एक तो होता है 1, 3, 5 और एक होता है दूसरा और चौथा। तो ये दूसरा, ये 2 नंबर तो जैसे बड़ा हो गया, दूसरे नंबर का बड़ा और एक छोटा। तो 1, 3, 5 अंतस्थ, ये लव है। और सभी स्वर हमें पता है, सभी स्वर किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। अब एक बार इसको देख लेते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन ये लव, यानी ये अंतस्थ और सभी स्वर किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। उसके बाद में आता है महाप्राण। 2 नंबर पे महाप्राण। महा माने बड़ा, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन तथा सभी उसमें महाप्राण में आते हैं। ठीक है, तो दूसरा और चौथा तो व्यंजन हो गया प्रत्येक वर्ग का। ठीक है, और श और है, यानी सभी उष्म किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। तो बस ये इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अल्प माने छोटा और महा माने बड़ा। तो अल्प 1 से शुरू हो रहा है और महा 2 से शुरू हो रहा है। तो 2 और 4 महाप्राण और 1, 3, 5 किसमें? अल्प प्राण में। आगे अपने चलते हैं घोष और अघोष। जैसे हमने अल्प प्राण और महाप्राण को साथ में पढ़ा था, इसमें भी वही ट्रिक थोड़ी सी लगाएंगे कि एक तो होता है सघोष और एक होता है अघोष। पहले इसको थोड़ा सा सघ और अघोष को इसके नाम से ही समझते हैं। देखो, सघोष, घोष माने ध्वनि होती है, यानी ध्वनि के साथ, और अघोष मतलब बिना ध्वनि का। तो
अब स घोष जिसमें ध्वनि होती है और ए घोष जिसमें ध्वनि नहीं होती है। पहले हम ए घोष को पढ़ेंगे, इससे क्या है हमें थोड़ा ठीक से समझ में आएगा। ए घोष, तो इसको समझने के लिए हम एक छोटे से बालक का उदाहरण ले सकते हैं। बालक जिसका जन्म हुआ है उसका कैसे, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन तथा श और स ए घोष होते हैं। जैसे छोटा बालक है, प्रथम और द्वितीय वर्ष, उसमें ध्वनि नहीं होती। अब ध्वनि का मतलब है कि वो एक ही प्रकार की ध्वनि निकालता है। जैसे ये एक जैसे सही है, श और स एक जैसा इनका उच्चारण होता है, लगभग एक समान होता है। तो छोटा बच्चा जो होता है प्रथम और द्वितीय वर्ष में, वो क्या करता है कि वो एक ही प्रकार की ध्वनियों को ज़्यादा समझता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो ए घोष होता है, यानी छोटा बालक, यानी प्रथम और द्वितीय वर्ष का जो बालक होता है वो ए घोष होता है। तो हो गया, ए घोष व्यंजन कौन से होते हैं, प्रथम और द्वितीय व्यंजन, यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन जो होता है वो ए घोष ध्वनि में आता है। और एक ही प्रकार के जैसे श, क्ष और स, ये ए घोष में आते हैं। उसके बाद में समझते हैं स घोष, यानी जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा बड़ा कितना, 3, 4 और 5 साल का हो जाता है। स घोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन सभी अंतस्थ और है स घोष होते हैं। इसमें स्वर भी आता है, मैंने लिखा नहीं शायद, सभी स्वर भी इसी में आते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, यानी जब बालक थोड़ा बड़ा होता है, तीसरे साल में आता है, तीसरे चौथे साल में, तो वो क्या हो जाता है, वो बोलने लग जाता है, यानी उसमें ध्वनि आ जाती है। ध्वनि आ जाती है यानी उसमें स्वर आ जाते हैं, स्वर आ जाते हैं। जब बच्चा बोलता है उसमें स्वर आ जाते हैं, तो उसके क्या है, यार दोस्त, यार दोस्त और लव, यानी उसे प्यार भी बहुत अच्छा मिलने लगता है। यानी जब वो उसके यार दोस्त होते हैं, उसे लव भी मिलने लगता है। तो है भी साथ में आ गया, यानी इसे हम एक ट्रिक से समझ रहे हैं। यानी बालक जब तीसरे चौथे और पांचवें साल में आता है, तो उसमें स्वर आ जाते हैं, उसके यार दोस्त बन जाते हैं, उसे लव हो जाता है। तो है भी इसमें हम मिला लेंगे। तो स घोष को एक बार फिर से, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, यानी तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन सभी अंतस्थ है स घोष होते हैं, और इसमें स्वर भी सभी सम्मिलित होते हैं। और ए घोष में क्या होता है, बालक प्रथम और द्वितीय वर्ष का होता है, तो वो एक ही प्रकार की ध्वनि निकालता है। कैसे, जैसे उससे एक ही प्रकार की ध्वनि निकालने में आसानी रहती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए घोष बोलेंगे। प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय व्यंजन तथा श और स ए घोष होते हैं। उसके बाद में आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जो निम्न प्रकार से। एक तो है अक्षय। अक्षय को क्या है, इसमें क और क्ष जो है छुपा रहता है, ठीक है, ये इन दोनों से मिलकर बना होता है। उसके बाद में त्रय, तय और र, ठीक है, त्रय, ग, जय और य, इन दोनों से मिलकर बना होता है। ये आधे हैं, ठीक है, इसलिए क आधा है, तय आधा है, जय आधा है, और ये श्रय, इसमें श आधा और र, इनको हमें याद करना पड़ेगा। जैसे इसमें कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि क्षय में कौन कौन से शब्द व्यंजन जो छुपे होते हैं, वो हमें इनको याद करना पड़ेगा। आगे है अनुनासिक। उसके बाद में है अनुनासिक। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग हमने जो पढ़ा था ना, कै वर्ग, चय वर्ग, उसका जो पांचवा वर्ण है ना प्रत्येक वर्ग का, वो अनुनासिक होते हैं। जैसे अंगय, य, अणे, ने, में, ठीक है। तो इनके स्थान पर अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार व चंद्र बिंदु इसका का प्रयोग भी किया जाता है। अनुस्वार ये और चंद्र बिंदु ये, इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब इनका प्रयोग न करके जहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है, हम आवश्यकता के अनुसार अनुस्वार का और चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन होते हैं ड और ढ। उक्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, ठीक है, फेंका हुआ मतलब एकदम से जीभ से निकलता है। तो उक्षिप्त व्यंजन होते हैं ड और ढ। उसके बाद में आता है, उसके बाद में है लुंठित। लुंठित अथवा प्रकंपित। लुंठित का अर्थ है लुढ़कता हुआ अथवा कांपता हुआ,
यानी जब हम लुंठित व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है वो लुढ़कती या कांपती सी रहती है, उसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जैसे र बोल के देखो, र बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है वो प्रकंपित होती है, इसलिए र को क्या कहते हैं, प्रकंपित अथवा लुंठित व्यंजन कहते हैं। उसके बाद में अर्धस्वर। अब इसके नाम से आपको पता चल रहा है अर्धस्वर यानी वो पूरा स्वर नहीं है, तो य और व अर्धस्वर हैं। प्रश्न आता है, इसको याद रखना पड़ेगा। पार्श्विक, पार्श्विक का अर्थ होता है बगल का। पार्श्व मतलब जीभ के बगल से, ठीक है, बगल से यानी पास से, साइड से। जिस ध्वनि के उच्चारण में सांस जीभ के दोनों पार्श्व से निकलती है, यानी दोनों साइडों से निकलती है, तो वह पार्श्विक ध्वनि कहलाती है। जैसे हम ल बोलते हैं, ल का उच्चारण करते हैं तो जो श्वास जो है ना वो जीभ के दोनों साइडों से निकलती है, तो ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब है संघर्षी। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में प्राण वायु मुख अवयव से संघर्ष के साथ निकलती है उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये श, क्ष, स और है, ये तीनों प्रकार के स और है जो है संघर्षी व्यंजन में आते हैं। उसके बाद में अयोगवा। अयोगवा क्या होता है, ऐसी ध्वनियां जिन्हें न तो स्वरों में रखा जा सकता है और न ही व्यंजनों में रखा जा सकता है, यानी ऐसी ध्वनियां जिन्हें न तो स्वरों में रखा जा सकता है और न ही व्यंजनों में रखा जा सकता है, अयोगवा कहते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू।